श्रीनगर के हैदरपुरा में दहशतगर्दों के छुपे होने के शुबे के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया है। सर्च ऑपरेशन जारी है। मजीद जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं अपने नुमाइंदे शब्बीर अहमद का। शब्बीर, क्या कुछ अपडेट आप कराएंगे? हैदरपुरा श्रीनगर में जो दहशतगर्दों के छुपे होने का शुबा हुआ, सिक्योरिटी ने फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा भी किया और ऑपरेशन जारी है क्या अभी? शब्बीर जी जिलानी, अभी ऑपरेशन जारी है। अभी आपको दिखाना चाहेंगे, हम इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस अभी कॉर्डन लगाए हुए हैं। इनपुट ये है कि किसी मिलिटेंट की खबर है, लेकिन अभी फायरिंग कहीं से कोई वाकया इस तरह का नहीं हुआ है। कॉर्डन जारी है, सर्च चल रही है। इनपुट्स जैसा कि मैंने आपको बताया, इनपुट्स ये थी कि यहाँ पे एक टीआरएफ कमांडर है। अब अभी तक फायरिंग नहीं हुई है, लेकिन इनपुट्स मौजूद हैं। इसीलिए इस पूरे इलाके को, शाह अनवर कॉलोनी है, ये श्रीनगर और बडगाम का बॉर्डर एरिया है। डिस्ट्रिक्ट इसका बडगाम ही आता है, लेकिन ये श्रीनगर की नेशनल हाईवे है। जिलानी, आपको बताना चाहेंगे, ये नेशनल हाईवे पे इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पे पूरे इस इलाके को घेरा गया है। ये जगह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो नेशनल हाईवे, दूसरा ये यात्रा का रूट भी है। जो बालतल से लोग यात्रा के लिए जाते हैं वो इसी रूट से जाते हैं, और इस इलाके में अगर यहाँ पे वाकई प्रेजेंस टीआरएफ कमांडर की होती है या टीआरएफ की किसी मिलिटेंट की होती है तो ये एक बहुत चिंता का विषय भी है। इसलिए कॉर्डन फिलहाल जारी है, कोई फायरिंग नहीं हुई है, लेकिन पूरे इलाके को घेरा गया है। सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। जिलानी शब्बीर, जिस तरह से जानकारी मिली कि दहशतगर्द छुपे होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है, तो क्या कितने दहशतगर्द हो सकते हैं? क्या कुछ जानकारी इस सिलसिले में? देखिए जिलानी, फिलहाल सोर्सेज के थ्रू ही खबर आ रही है कि एक जो टीआरएफ का कमांडर है वो मौजूद है। बाकी क्या डिटेल्स है इसके बारे में अभी नहीं है। पिन पॉइंट उस मकान को नहीं किया गया, इसलिए ये वक्त लग रहा है, क्योंकि जब पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन होती है तब इनकाउंटर लगने में या उसको जो वहाँ पे शख्स मौजूद होगा उसको खत्म करने में वक्त नहीं लगता। अभी पिन पॉइंट नहीं हो रहा है कौन सी जगह है, लेकिन इनपुट्स हैं। अब वो यहाँ पे मौजूद अभी है या निकलने में कामयाब हुआ है या कुछ और खबर है, इसके बारे में अभी तक कुछ साफ नहीं हो रहा है। चारों तरफ यहाँ पे सिक्योरिटी है, बड़ी तादाद में। आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो नेशनल हाईवे का साइड है पूरा का पूरा यहाँ पे घेरा गया है। बड़ी तादाद में यहाँ सीआरपीएफ, पुलिस और बाकी जो सिक्योरिटी दस्ते हैं वो हर चीज़ को चेक कर रहे हैं। अभी आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ से शाह अनवर कॉलोनी में जाते हैं। यहाँ पे हालांकि लोगों को जाने दिया जा रहा है, लेकिन थोड़ी पूछगछ के बावजूद इनको आने जाने दिया जा रहा है। कॉलोनी के अंदर लोग आराम से जा रहे हैं, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि लोगों को रोका जा रहा है अंदर जाने से। लेकिन इंफॉर्मेशन है, इनपुट है और बहुत बड़ा ऑपरेशन है। अब इसमें कितनी सक्सेस मिलती है या किस तरह का इसका रिजल्ट आता है वो देखना बाकी है। तो शब्बीर, जिस तरह से आप ये रास्ता बता रहे हैं कॉलोनी के अंदर इंटर होने का, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो एक ही रास्ता है कॉलोनी का या और भी रास्ते हैं जिसको इलाके मुहासरे में ले लिया गया है? उन तमाम रास्तों पर बंदिशें लगाई गई हैं? बिल्कुल, ये बड़ी कॉलोनी है। ये पूरा एरिया जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये श्रीनगर और बडगाम का बॉर्डर है जी। इसके कई सारे रास्ते हैं, वो चारों जानिब से, चार जानिब से इसको घेरा गया है। और वहाँ के भी जो रास्ते हैं, एक साइड में वहाँ बाकायदा तलाशी के बाद लोगों को जाने दिया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है। आम लोगों को सख्ती ना हो ये सुनिश्चित किया जा रहा है, उसको यकीनी बनाया जा रहा है, क्योंकि अब के जो ऑपरेशंस होते हैं बहुत प्रोफेशनल तरीके से होते हैं। लोगों को रोका नहीं जाता, उनसे थोड़ी सी पूछगछ के बाद, ये इंश्योर करने के बाद कि कोई परेशानी नहीं होगी, उसके बाद लोगों को इस रास्ते से जाने दिया जा रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी कॉलोनी है, उस साइड से बडगाम का एरिया भी आता है, यानी वो पूरा बडगाम के अंदर है। वहाँ पे भी पूरी तरह से चारों तरफ से इसको घेरा गया है। अभी ये कोशिश की जा रही है कि पिन पॉइंट हो जाए जगह जहाँ पे मिलिटेंट की खबर थी या जो भी टीआरएफ का कमांडर है उसकी जो इनपुट्स आए थे वो अगर उसमें सक्सीड हो जाते हैं एकदम से, तो फिर एक एरिया को बिल्कुल, अब के जो ऑपरेशंस होते हैं जिलानी, वो अब के ऑपरेशंस उस तरह नहीं होते जिस तरह पहले होते थे। अब के ऑपरेशंस पूरे एक एरिया को घेरा जाता है ताकि ये इंश्योर किया जाए कि कई लेयर्स हो सिक्योरिटी के, जो अगर
कोई शख्स अंदर है, कोई टेररिस्ट अंदर है, वो भागने में कामयाब ना हो, वो बाहर निकलने में कामयाब ना हो। इसलिए यहीं से ये लेयर्स हैं, अलग कई लेयर्स हैं। अंदर तलाशियां भी चल रही है, कैसो चल रहा है, पूछताछ की जा रही है, कहाँ पे ऑपरेशन है, कहाँ से इनपुट आ रहा था, वो अभी डिटेल्स आनी बाकी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शबीर इस जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे नुमाइंदे शबीर ने भी रास्त तौर पर बताया कि जो हैदरपुरा जिसमें कॉलोनी है, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और लोगों पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है, लेकिन अभी पूरी तरह से इलाके का मुहासरा कर ये सुराख लगाने की कोशिश की जा रही कि एग्जैक्ट किस लोकेशन में अगर वो दहशतगर्द वहां मौजूद है तो उसको पिन पॉइंट करने की कोशिश की जा रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। आगे बढ़ेंगे। मुल्क की राजधानी दिल्ली में 1978 के बाद पहली मर्तबा 45 साल में जमुना नदी में रिकॉर्ड तोड़ सतह आब पर पहुंच चुका है। दिल्ली के नशेबी इलाके सैलाब के पानी में डूब चुके हैं, वहीं रिहायशी इलाके में भी पानी दाखिल हो चुका है और सड़कों पर जगह जगह पानी भरा हुआ है। ऐसे में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को खत लिखा है। केजरीवाल ने लिखा कि हथनीकुंड से महदूद मकदार में पानी छोड़ा जाना चाहिए ताकि जमुना नदी की सतह आब मजीद न बढ़े। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में G20 चोटी कॉन्फ्रेंस होनी है, इसलिए अगर दिल्ली में सैलाब आता है तो इससे दुनिया में अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। उन्नीस 1978 में इसके पहले अभी तक यमुना में जो सबसे ज्यादा यमुना का हाईएस्ट अभी तक जो गया था वो 1978 में गया था, जब यमुना में बाढ़ आई थी, वो गया था 207.49 पे। उसको भी मतलब 42 साल पुराना 43 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। और अभी हम 207.71 पे हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन का दोपहर में जो प्रेडिक्शन आया था, उन्होंने कहा था कि रात को 10 से 12 बजे के बीच में 207.72 होगा। वो लगभग ऑलरेडी हम अभी पहुंच चुके हैं। दिल्ली में हमने देखा है कि पिछले 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, तो यमुना में जो इतना पानी आ रहा है वो आगे से आ रहा है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए फिर हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंच रहा है। सो मेरी सब लोगों से विनती है कि जो यमुना के लो लाइंग एरियाज में आसपास हैं वो सब अपने अपने घर खाली कर दें, क्योंकि अचानक पानी आएगा, आपका जान को खतरा हो सकता है, आपके घर के सामान को खतरा हो सकता है। आप अपना घर खाली कर दें। हाथ जोड़ के सबसे विनती है, इंतज़ार ना करें। सरकार ने रिलीव इवैक्यूएशन के बहुत पुख्ता इंतज़ाम किए हुए हैं और आप सरकार की मदद ले सकते हैं इवैक्यूएशन करने के लिए, या खुद अगर आप अपना दूसरे जगह जाना चाहें खुद जा सकते हैं। रिलीफ कैंप्स बहुत सारे लगाए हुए हैं और भी बढ़ाने की उम्मीद है। अभी मेरी सारे डीएम्स के साथ मीटिंग हुई, उनको भी हमने कहा है कि आप ज़रूरत पड़े तो आसपास के स्कूलों को बंद कर दीजिए, उनको कन्वर्ट कर दीजिए रिलीफ कैंप्स में। टॉयलेट्स के लिए, नहाने के लिए अगर आसपास धर्मशालाएं, स्कूल एक्वायर करने की पड़ती है, उनको आप एक्वायर कर लीजिए। बहुत सारी एनजीओज हमारी मदद कर रही हैं, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। इस वक्त बहुत गुरुद्वारे कई सारे हैं जिन्होंने लंगर लगाए हैं, गुरुद्वारे वालों को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। ये मौका है एक दूसरे की मदद करने का। हम सभी से अपील करते हैं कि ऐसे मौके पे आप सबको रिलीफ पहुंचाएं, एक दूसरे की मदद करें। बीजेपी एमपी गौतम गंभीर ने सैलाब की जद में आने वाले इलाकों का दौरा किया और अपने हल्के में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने सैलाब की वजह से बेघर होने वाले लोगों में खाना तकसीम किया। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान को पार कर चुकी है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ने केजरीवाल हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि आप हुकूमत ने कुछ नहीं किया और शहर के नशेबी इलाकों में हालात खराब हो गए। इस सिलसिले में हमारी नुमाइंदा रचना ने गौतम गंभीर से बातचीत की। दिल्ली में जिस तरीके से बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है, बीजेपी सांसद गौतम गंभीर यहां पर निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं। सर, काफी ज्यादा स्थिति, जिस तरीके से लोगों को एवेक्यूएट करके ऊपर लाया गया है, क्या आपने देखा स्थिति किस तरीके की है? देखिए, आपके सामने किस तरीके की स्थिति है। 1000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं वहाँ पर। 2 दिन से उनको रेस्क्यू नहीं किया गया, उनके पास ना खाना है ना पानी है। मेरा मानना यह है कि हर चीज में हम दिल्ली में राजनीति करते हैं और दिल्ली सरकार राजनीति करती है कि कभी बाहर आके वो ये कहते हैं कि हम
100 mm की बारिश के लिए तैयार थे, 150 mm की बारिश हो गई, कभी वो ये कहते हैं। देखिए सच्चाई ये है कि जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा नहीं खर्च करेंगे, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा, तो ये हर साल यही प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। पिछले साल भी हमने यहाँ पर खाना बांटा था, इस साल भी बांटेंगे, अगले साल भी बांटेंगे। लोग इसी तरीके से बाहर आएंगे, इसी तरीके से भुगतेंगे। खाना बांटना या पानी देना परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन ये है कि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना बहुत जरूरी है। सब कुछ मुफ्त में दे दोगे, सब कुछ सिर्फ फोटो ऑप के लिए करोगे या वोट बैंक के लिए करोगे, तो ऐसी जनता भुगतती रहेगी। गौतम, आप कह रहे हो कि फोटो ऑप के लिए सौरभ भारद्वाज भी निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं। उनका कहना है कि अगर पहले से एमसीडी जब सत्ता में थी काम किया होता तो शायद ऐसी स्थिति ना होती। अगेन ब्लेम गेम, फिर से एमसीडी, फिर से दिल्ली के सांसद, फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट। सारी जिम्मेदारी हमारी है। कम से कम एक बार जाके आप दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछें कि 9 साल में उनकी किस तरीके की दिल्ली की जिम्मेदारी थी, क्या उन्होंने जिम्मेदारी ली है, क्या उन्होंने कितना पैसा खर्च किया है दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। हजारों करोड़ रुपए अपने आड़ के लिए खर्च करे हैं, वो तो पब्लिक डोमेन में है। तो ये भी पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से काम हुए दिल्ली में और क्या क्या काम हुए हैं दिल्ली में। तो मेरा मानना यह है कि हर बार हम हर चीज में राजनीति करते हैं, हर चीज में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ना इसमें कोई निगम पार्षद, ना सांसद, ना कोई विधायक भुगतता है। भुगतती सिर्फ जनता है। और जब तक जनता के लिए काम नहीं होगा, जब तक परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलेगा, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं होगा, यही लोग भुगतेंगे और बाकी सब राजनीति करेंगे। बस एक आखिरी सवाल है, आप यहाँ पर आए, लोगों ने आपसे बात की, क्या उनकी समस्या, उन लोगों को राहत के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए सबसे पहली समस्या तो ये है कि वो कह रहे हैं कि अगर उनको छत मिल जाए, तो भी हमने डीएम से बात करी है। यहाँ पर ऑब्वियसली टीम आ रही है, कम से कम पहले 1500 लोगों को रेस्क्यू तो करें जो 2 दिन से फंसे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर टेंट लग जाते हैं, वाटरप्रूफ टेंट लग जाते हैं, जिससे कल अगर फिर से बारिश होती है तो इनके पास कम से कम छत तो है। खाना तो हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में खाना और पानी तो देंगे, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है। अगर छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, अगर उनको छत मिल सकती है अगले 15 दिन 20 दिन जब तक मानसून का फोरकास्ट है, उसके बाद फिर हम परमानेंट सोल्यूशन देख सकते हैं। लेकिन अभी भी जो टेम्पररी सोल्यूशन है वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि इनके सर पे छत होना। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का जीवन बसर लोग कर रहे हैं, वो यहाँ की तस्वीरें अपने आप में साफ बयान कर रही है। क्योंकि अगर आप पीछे की तरफ एक नजर डालें, मैं अपने कैमरा पर्सन कार्तिक से भी कहूंगी कि वो आपको दिखाना चाहेंगे कि आप पीछे देखें तो वहां पर जिस तरीके से यमुना अपने जल खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। और अगर अभी की बात करें तो 207.55 पर यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से भी ऊपर पहुंच गया है। बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है, तो यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करने की जरूरत है जो निचले इलाकों में फंसे हुए हैं। और उसके साथ ही उनके रहने के लिए, उनके खाने पीने की जो सामान है उसकी तो जरूरत है। साथ ही साथ हर बार जब बारिश का सीजन होता है तो इसी तरीके की स्थिति से इन्हें दो चार होना पड़ता है। ऐसे में इनके लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा परमानेंट समाधान निकालने की जरूरत है ताकि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को हर बारिश में इस तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। देश प्रदेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ साझा हिकमत अमली तैयार करने के लिए 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली अपोजिशन जमातों की मीटिंग में इस मर्तबा 24 जमातें शामिल हो सकती हैं। कांग्रेस ने मीटिंग में शामिल होने के लिए 24 जमातों को मदऊ किया है, जिसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी शामिल है। हालांकि आम आदमी पार्टी की शिरकत पर तजस्सुस बरकरार है। अपोजिशन जमातों की पहली मीटिंग 23 जून को पटना में हुई थी, जिसमें 15 से ज्यादा पार्टियों ने हिस्सा लिया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी लगातार मुखालफत कर रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि यूसीसी से सबसे ज्यादा तकलीफ हमारे हिंदू भाइयों को होगी। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर भी निशाना साधा। अवैसी ने कहा कि यकसा सिविल कोड से हिंदू भाइयों के बहुत से इख्तियारात छीन लिए जाएंगे, जिसमें मैरिज एक्ट के साथ साथ बहुत सारे समाजी और मजहबी रीति रिवाज भी शामिल हैं। यूसीसी आएगा तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का सेक्शन 5 चला जाएगा आपका, और फिर आप आ जाइए सेक्शन 6 डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन को पार्सनरी प्रॉपर्टी, ये भी गायब हो जाएगा। इससे नुकसान हमारे हिंदू भाइयों को होगा। क्यों होगा? क्योंकि जॉइंट हिंदू फैमिली में जो को पार्सनरी है वो ज्यादातर मिताक्षरा कानून पर है। अब मुसलमानों को समझने की जरूरत है कि हमारे हिंदू भाइयों में 2 स्कूल ऑफ थॉट है, दया भागा है, एक मिताक्षरा है। तो अब ये होगा जो फिर ये मिताक्षरा के स्कूल ऑफ थॉट से आप लोग महरूम हो जाएंगे, और फिर
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी अगर कोई हमारे हिंदू भाई को सहूलत दी गई है सिवाय सिर्फ हिंदू भाइयों को कि वो अगर कोई बिजनेस शुरू करे, कारोबार, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में उनको टैक्स से रिबेट मिलता है इनकम टैक्स में। और अगर यूसीसी आएगा तो हमारे हिंदू भाइयों को 2015 का इनकम टैक्स का ये रिकॉर्ड बताता है कि 3065 करोड़ रुपया का उनको टैक्स रिबेट मिला। अब ये कैसा रहेगा फिर यूसीसी में, ये हमारे हिंदू भाइयों को सोचना पड़ेगा। फिर आप आ जाइए, सेक्शन 2 है उनका, सबसेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है, अच्छा हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट है, सेक्शन 6 चला जाएगा, सेक्शन 6 चला जाएगा हिंदू माइनर के ताल्लुक से। फिर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 है, उसमें एक बात कही गई कि अगर आप किसी को एडॉप्ट करना चाहते हैं, गोद लेना चाहती हैं, तो कानून तो यह है कि आप किसी को गोद लेंगे जो जिससे शादी नहीं हुई, मगर यहां पर हिंदू भाइयों को एक एग्जेम्पशन दिया गया कि अगर आपका कस्टम है कि वहां पर किसी की शादी भी हो जाती तब भी हम उसको गोद ले सकते हैं, या आप इससे महरूम हो जाएंगे। और 15 साल से ज्यादा भी है, अगर कस्टम है तो आप ले सकते हैं, आप उससे भी महरूम हो जाएंगे। तो ये बात समझने की जरूरत है। और अगर आरएसएस ये समझ रही है कि मुल्ला जी को निशाना बनाएंगे, तो भाई साहब आप हमारे नाम पे किसी और का नुकसान कर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश असेंबली का मानसून सेशन दूसरे रोज ही अपोजिशन के हंगामे के बीच गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। असेंबली सेशन शुरू होने के दूसरे रोज ही गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किए जाने पर जहां कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन जमातों ने अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया है, वहीं हुकूमत ने असेंबली सेशन के मुलतवी किए जाने के पीछे असेंबली में होने वाले हंगामा और कांग्रेस के रवैये को जिम्मेदार ठहराया। वाज़ेह कि असेंबली का मानसून सेशन हुकूमत का आखिरी सेशन है। अब आने वाले दिनों में असेंबली इंतखाबात के बाद ही असेंबली में किसी सेशन का इनकाद होगा। हुकूमत की जानिब से असेंबली के मानसून सेशन को 11 जुलाई से 15 जुलाई तक के लिए मुकर्रर किया गया था, लेकिन अपोजिशन के सख्त हंगामे के बीच दूसरे रोज ही सेशन को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। चला कल कुछ घंटे चले और आज कुछ घंटे चले। मांग क्या थी? हमारी मांग थी कि जो आदिवासियों पर अत्याचार किया जा रहा है, इस पर हम स्थगन प्रस्ताव लाए। ये स्थगन प्रस्ताव नहीं मानते, पर चर्चा के लिए तो तैयार हो जाते। ये तो चर्चा के लिए भी तैयार नहीं। ये महाकाल का इतना बड़ा घोटाला, उसकी चर्चा के लिए नहीं तैयार। आग लगी, कितनी सारी आग लगी, उस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं। महंगाई पर, बेरोजगारी पर, पूरे प्रदेश में अव्यवस्था, ये किसी चीज पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। ये सदन का सामना तो छोड़िए, आज तो हालात है कि ये प्रदेश का सामना भी नहीं कर पा रहे हैं। हम बोल रहे हैं माइक से खड़े होकर कराओ चर्चा। देखो दरअसल क्या है, इनके मन का चोर है, वक्ता नहीं। एक आज मौन धरना था, गांधी परिवार को खुश करना था, इसके लिए सदन को फ्लोर बना लिया। न तो इनको आदिवासियों की चिंता है, न महिलाओं की चिंता है, न किसान की चिंता है, न नौजवान की चिंता है, गांधी परिवार की चिंता है। वो एक व्यक्ति के लिए कमलनाथ जी पहले चले गए, बाद में सारे विधायक चले गए मौन के लिए। ये गलत परंपरा है। ये फ्लोर आपकी राजनीति के लिए नहीं, जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए। अच्छा आप बताओ, जनहित का कौन सा मुद्दा उठाया इनने? बाढ़ के ऊपर चर्चा मांगी, क्यों नहीं मांगी? अतिवृष्टि पर चर्चा मांगी, क्यों नहीं मांगी? इनके मन के चोर हैं ये। ओले पड़ जाए, चर्चा नहीं मांगते, जाते भी नहीं है इनके नेता कमलनाथ जी। तो ये कांग्रेस के लोग पलायनवादी लोग हैं, चर्चा से हमेशा भागते रहे हैं, जो कि गलत है। मुंबई में कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स ने राहुल गांधी की हिमायत में खामोश एहतजाज किया। मुंबई में मंत्रालय के करीब एक घातक इज्जत मुकदमे में पार्टी लीडर राहुल गांधी की नाअहली के खिलाफ एहतजाज करने के लिए एक दिन का मौन सत्याग्रह किया। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि मरकजी हुकूमत राहुल गांधी की पार्लिमानी नशिस्त को मनसूख करने के लिए यह सियासी खेल खेल रही है। इस मौके पर रियासती कांग्रेस सदर नाना पटोले के अलावा कांग्रेस सीनियर लीडरान और एनसीपी के एमएलए श्री रोहित पवार, चीफ तर्जमान महेश तापसे और कुछ दूसरे लीडरान भी एहतजाज में शामिल हुए।
महाराष्ट्र कांग्रेस का मौन सत्याग्रह आप देख सकते हैं किस तरह कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं यहाँ मौजूद हैं और वो सभी अपनी बातों को एक अनोखे तरीके से रख रहे हैं कि बीजेपी सरकार में उन्हें जो जस्टिस है वो नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि वो उन्होंने मौन रखा हुआ, मौन सत्याग्रह के जरिए जो अपनी बातें वो रखने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले वहाँ पे मौजूद है, मुंबई की जो अध्यक्ष है वो आशा गायकवाड़ वो भी मौजूद, साथ ही उनके साथ जो सहयोगी दल है, सहयोगी नेता है वो सारे मौजूद है और अपनी बातों को उन्होंने रखा है। साफ तौर पर जिस तरह से गुजरात में कोर्ट ने जो फैसला किया है राहुल गांधी को लेकर, उसे वो काफी न काफी परेशान नजर आ रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि अब जस्टिस के लिए वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कांग्रेस के सभी नेतागण यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर गांधी जी के स्मारक के नीचे उनका अभिवादन करने के बाद यहाँ के जो नेतागण हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद जो अपनी भूमिका है और साफ तौर पर यहाँ पे रखते हैं। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी ने अपनी बातें रखी हैं, उन बातों पर जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया है, इन बातों को लेकर यहाँ पे साफ तौर पे देश भर में नाराजगी देखने को मिल रही है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और यही वजह है कि वो अपनी बातों को रखने का एक अनोखा तरीका अपना लिया है। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जब उन्हें बातें करने का मौका नहीं दिया जाता है, उनको जस्टिस नहीं मिल पा रहा, तो एकमात्र यही रास्ता है सत्याग्रह का और इसी के आधार पर वो जस्टिस लेंगे। आगे की जो कानूनी लड़ाई है वो लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन फिलहाल जिस तरह से जो स्थिति बनी है देश में, कई तरह मुद्दे हैं, उन मुद्दों को अनदेखा किया जा रहा है और जिस तरह से राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज को कहीं ना कहीं दबाने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो उनकी आवाज को बुलंदी देने के लिए, उनको अपना समर्थन देने के लिए कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। मुंबई से संतोष डिसले के साथ वसीम अंसारी, न्यूज 18। और देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।